हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एमए सेमेस्टर 1 का पेपर CC3 जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से आज एक विषय आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे जिसका नाम है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म जिसको हम लोग हिंदी में राष्ट्रवाद भी कहते हैं। तो राष्ट्रवाद क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, इस पर एक संक्षिप्त निबंध लिखें। इस तरह के प्रश्न आपको परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम राष्ट्रवाद विषय को शुरू करते हैं। आधुनिक वैश्विक इतिहास में राष्ट्रवाद अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसका उदय 19वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। दरअसल राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें व्यक्ति की उच्चतम स्वामी भक्ति राष्ट्र के प्रति समर्पित होती है। संतुलित राष्ट्रवाद राष्ट्र की उन्नति में सहायक होता है, किंतु राष्ट्रवाद की अति विषम परिस्थिति युद्धों को जन्म दे सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि राष्ट्रवाद जब संतुलित अवस्था में रहे तो वह राष्ट्र के विकास में सहायक होता है, लेकिन जब राष्ट्रवाद काफी उग्र हो जाए तो वह युद्ध की परिस्थितियां भी पैदा कर सकता है। उदाहरण के लिए हम हिटलर के राष्ट्रवाद को देखें, मुसोलिनी के राष्ट्रवाद को देखें। इनकी जो राष्ट्रवाद की परिभाषा थी यह उग्र थी। इसी उग्रता के कारण इन्होंने राष्ट्र को युद्धों में ढकेल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध संपादित हुआ। दूसरी ओर जब हम संतुलित राष्ट्रवाद को देखें तब हम गांधी के राष्ट्रवाद, नेहरू के राष्ट्रवाद या फिर किसी भी देशभक्तों के राष्ट्रवाद को देखते हैं। वह संतुलित राष्ट्रवाद का परिचायक है, जिसके द्वारा देश को आजादी प्राप्त हुई और देश विकास के पथ पर अग्रसर हुआ। इस प्रकार से हम राष्ट्रवाद के दोनों रूप को देखते हैं। स्वतंत्रता की इच्छा और राष्ट्रवाद की सशक्त अभिव्यक्ति सबसे पहले अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। राष्ट्रीयता की भावना का पोषण उदारवाद एवं प्रजातंत्र ने किया। सामान्यतः उदारवाद का अर्थ मर्यादित स्वतंत्रता और समानता से होता है। उदारवाद का लक्ष्य अधिकांश क्षेत्रों में नियंत्रण से मुक्त करना होता है। उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं जैसे भाषण, लेखन, सभा संगठन तथा निजी संपत्ति की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। वे निर्वाचित विधानमंडलों तथा निर्वाचित सरकारों के निर्माण के भी पक्षधर थे। वे मताधिकार को विस्तृत तो करना चाहते थे, लेकिन उसे सार्वजनिक करने के पक्ष में नहीं थे। उदारवाद का प्रसार सर्वप्रथम पश्चिम यूरोप में हुआ, क्योंकि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम वहीं हुई थी। सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रीयता 18वीं शताब्दी के बौद्धिक आंदोलनों से अनुप्राणित थी, जिसने असमानता
और निरंकुश शक्तियों की कड़ी आलोचना की। राष्ट्रवादी संसदीय प्रणाली और विधि निर्माण के पक्ष में तो थे, किंतु यह वर्ग गरीबों एवं मजदूरों को मताधिकार देने के पक्ष में नहीं था। यह वर्ग चाहता था कि सामाजिक सुधार तो हो, किंतु वे ऐसा इसलिए चाहते थे क्योंकि वे तानाशाही शासन से स्वयं को बचाने में सफल हों। वे संवैधानिक राजतंत्र का निर्माण इसलिए चाहते थे ताकि उन्हें संपन्न होने में बाधा ना हो। धीरे धीरे राष्ट्रवाद का स्वरूप बदलता गया। राष्ट्रवाद का आदर्श धर्मनिरपेक्षता के आदर्श के बिना अधूरा प्रतीत होता है। फ्रांस की राज्य क्रांति के फलस्वरूप यूरोपीय देशों में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया। होलियॉक को पश्चिमी यूरोप में धर्मनिरपेक्षता का जनक माना जाता है। उनके अनुसार धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत वह होता है जो जीवन के तत्काल कर्तव्य के रूप में उच्चतम बिंदु तक मानव के नैतिक और स्वभाव के विकास की खोज करता है। इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के प्रचार के फलस्वरूप यूरोपीय देशों में राष्ट्रीयता की भावना बलवती होने लगी। राष्ट्रीयता की भावना ने परंपरागत रूढ़िवादी शक्तियों को चुनौती देकर उदारवादी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन दिया। एक विचारधारा के रूप में राष्ट्रीयता के उदय से पूर्व उदारवाद का आरंभ 16वीं और 17वीं शताब्दी में हो गया था। उदारवाद का व्यवस्थित विकास इंग्लैंड में हुआ। राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद का आरंभ थॉमस हॉब्स के द्वारा माना जाता है, पर इसकी अभिव्यक्ति जॉन लॉक की रचनाओं से मिलती है। मॉन्टेस्क्यू, टॉमस पेन आदि ने उदारवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एडम स्मिथ, रिकार्डो, माल्थस, जमी बेंथम, स्टुअर्ट मिल आदि ने आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप का सिद्धांत दिया। 18वीं शताब्दी के उदारवाद ने मुक्त व्यापार तथा समझौतों पर आधारित अर्थव्यवस्था, जिसमें राज्य के हस्तक्षेप ना हो, इसका समर्थन किया। इस प्रकार का उदारवाद नकारात्मक उदारवाद कहलाया। किंतु 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उदारवाद ने
सार्वजनिक हित के नाम पर व्यक्ति की स्वतंत्रता में राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार किया। इस प्रकार का उदारवाद सकारात्मक उदारवाद कहलाया। राष्ट्रवाद का उदय एक सिद्धांत के रूप में यूरोपीय ज्ञानोदय, इंग्लैंड की शानदार गौरवपूर्ण क्रांति तथा फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप हुआ। ज्ञानोदय ने यह मत प्रतिपादित किया कि कोई भी ऐसे नैतिक उद्देश्य नहीं होते जिन्हें हम पूर्ण रूप से सही मान सकते हैं, और इसी कारण किसी राज्य के नागरिकों पर कोई एक जीवन शैली आरोपित करना गलत है। इंग्लैंड की शानदार गौरवपूर्ण क्रांति ने इस मान्यता को जन्म दिया कि किसी भी प्रकार के शासन तंत्र में दैवीय अधिकार का कोई औचित्य नहीं है। इसी क्रम में फ्रांस की क्रांति ने इस धारणा को जन्म दिया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता इतनी पावन है कि कोई भी सत्ता उसकी अवहेलना नहीं कर सकता। यह संकल्पना राष्ट्रीयता की जीत मानी जाती है। राष्ट्रीयता उस राजतंत्रीय शक्ति के प्रत्युत्तर में जन्मी जिसका यह दावा था कि दैवीय अधिकारों के आधार पर राजा की शक्ति निरंकुश होती है। इंग्लैंड में राजा की शक्ति के विरुद्ध संपन्न वर्ग की चेतना राष्ट्रीयता के रूप में मुखरित हुई, क्योंकि राजा ने संसद की सहमति के बिना प्रजा पर कर यानी टैक्स आरोपित करना चाहा। फ्रांस में भी राष्ट्रीयता राजतंत्र के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में प्रकट हुई, क्योंकि वहां राजा के राजनीतिक प्रसंगों पर तथा बहस रोकने की चेष्टा की गई थी। इस प्रकार से जब हम राष्ट्रीयता के निष्कर्ष को देखें तो हम पाते हैं कि राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद राष्ट्र के प्रति संतुलित रूप से वैसा समर्पण होता है जिससे राष्ट्र का विकास हो। इसमें उदारवाद, प्रजातंत्र तथा धर्मनिरपेक्षता जैसे तत्वों की आवश्यकता महत्वपूर्ण बताई गई है। प्रारंभ में इसका स्वरूप सीमित रहा, लेकिन आगे चलकर इसमें व्यापक परिवर्तन आए। दरअसल इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उदारवाद व प्रजातंत्र की प्रवृत्ति का प्रादुर्भाव हुआ, जिसने
राष्ट्रवाद की भावना को मजबूती प्रदान की। इस प्रकार से हमारा जो राष्ट्रवाद है या नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता, यह यहीं समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि यह विषय आपको समझ में आ गया हो, और अगर इस विषय से आपको कोई समस्या हो या कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने सवाल लिख के पूछ सकते हैं। एक चीज आप याद रखिएगा कि हमें राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता दो रूपों में पढ़नी है, एक भारतीय परिप्रेक्ष्य में और एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य में। तो हमारा जो यह पेपर है, यह इस पेपर में हमें राष्ट्रवाद जो है CC 3 में पढ़ना है, और यह वैश्विक परिप्रेक्ष्य में इस राष्ट्रवाद की चर्चा की गई है। तो इस विषय को आप ध्यान रखिएगा कि हमें वैश्विक परिप्रेक्ष्य में उत्तर करना है या भारतीय परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो इस विषय को मैं यहीं समाप्त करता हूं, और मैं अगले क्लास में नए विषय के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।